एक समय की बात है। एक रामपुरा नाम के गांव में राजू नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी और उनके 16 साल का लड़का एक साथ रहते थे। राजू को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे गीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। बस इतना कह के राजू घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं क्या करूं? चलो, मैं और मेरी गीता तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजू अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार रामू बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा राजू भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1500 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो? भला 5000 से 1000 रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी है ना हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ राजू भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप? देखो राजू भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा सूरज भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे राजू भैया का हुआ क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कौन हो, चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। राजू उस जमींदार से 10,000 रुपए उधार ले चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और सूरज के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। राजू जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते एक गीता राजू के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो गीता, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो? हाँ गीता, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वो जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो ₹1,05,000 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना गीता, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा।
इतना कह के गीता रसोई में चली जाती है। गीता ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह गीता, तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में नकुल घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद राजू के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त भोला ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कह के सूरज घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। सूरज भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त भोला के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे सूरज, तू आ गया। आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। भोला, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। भोला का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। भोला अपने पिताजी से अपने दोस्त सूरज के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे। सूरज, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मोहन, सूरज 910 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं। और फिर बेटा सूरज, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे सूरज, पहले तो तुम ये टेंशन मेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो, कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी, ठीक है? जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। उतने में भोला की मम्मी बोली, बेटा सूरज, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी राधा आंटी ने कितने प्यार से दिया है। अगले दिन भोला दोपहर में अपने पापा को सूरज के घर ले आया। अरे बेटा सूरज, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए आइए। अरे गीता, देखो हमारे सूरज के दोस्त और उनके पापा आए हैं। गीता फट से भोला के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती। चाय पीने के बाद मोहन जी राजू जी से कहते, सुनिए राजू जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे मोहन कह के बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है। मोहन जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मोहन राजू को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर कहते हैं, राजू जी, मेरा बेटा भोला को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि सूरज बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वह पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाकर हमारा भोला खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वह सिर्फ अकेला ही रहता था, क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। अब क्योंकि आपके सूरज के कारण से मेरा बेटा खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? राजू
कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से सूरज की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब सूरज भोला के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन भोला के पापा कहते हैं, सूरज भोला, बेटा यहाँ आओ। वह दोनों मोहन के पास जाते हैं। बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? सूरज, बेटा पहले तुम बताओ। अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूं। ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूं कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ सिखाना चाहता हूं। ये सब के बारे में सूरज को जरा भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने भोला के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गया। और फिर अगले दिन अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या सच है अंकल कि हम वहां से पैसे कमा सकते हैं? बेटा सूरज, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती है। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूं, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ। मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल। उसके बाद 5 मिनट में सूरज और भोला ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें यह सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सूरज को इतना मालूम पड़ चुका था कि यह शेयर मार्केट कुछ तो है। वो दोनों मोहन से पूछते हैं, पापा, ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ भोला, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। मैं यहीं काम करता हूं। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी यहां आने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। हाँ अंकल, सिर्फ भोला ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटा सूरज, क्यों नहीं। मैं यही तो तुम्हें और भोला को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहें। अच्छा तो तुम दोनों अब यहां से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरा दोस्त इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा। उसका क्या, मेरा भी नहीं लगेगा। क्यों सूरज? हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों के अंदर की ये जिज्ञासा देखकर जगदीश मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, इसे सिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहां से करूं। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूं। मोहन जी उन्हें जगह बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो यह एक इंटरनेट पर ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहां सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से ले बैंक तक। यहां पर सामान जैसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन मोहन जी सूरज भोला को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं। लेकिन
सूरज रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वो हमेशा सोचते रहता है कि हे भगवान, आपका और मोहन चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूं। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के एक कोने से सूरज की माँ गीता देखती है और वो राजू से जाकर कहती है, अजी सुनिए, हाँ, क्या हुआ गीता, क्या बात है? आज हमारा सूरज कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ गीता, तुम ठीक कहती हो। चलो जाके पूछते हैं। राजू और गीता दोनों सूरज के पास जाकर पूछते हैं, बेटा सूरज, ओ सूरज, क्या बात है बेटा? नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकता है। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। ठग पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना गीता? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा सूरज सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर राजू और गीता भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन सूरज अपने साथ एक गीता और एक किताब लेके बहुत उत्साह के साथ भोला के घर जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा है। तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना? हाँ बोला। अच्छा, देर नहीं करते, चल फटफट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ है? अरे सूरज, थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहां मोहन जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए। आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहां बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूं। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बॉयर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहां एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूं। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? सूरज पहले हाथ ऊपर करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूं कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में भोला कहता है, पापा, आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना। और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो, लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है? हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30-40 दिन में मोहन जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था। जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी के चीजें। एक दिन सुबह में भोला और सूरज एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उतने में मोहन जी उन्हें बुलाते हैं, बेटा भोला और सूरज, मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं
और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 3 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से सूरज और भोला दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, यार ये पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है, मैं आराम से 30,000 रुपए शेयर खरीद सकता हूं। 1-2 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहां सूरज ने गलती की। उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वो शेयर खरीदे ली। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 1.5 रुपए से गिर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार रामू अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवन दिशा में गया ललुआ का घरवा तवन दिशा में। अरे मालिक, ऊ दिशा में है। रामू राजू के घर के सामने आके कहता है, अरे ओ राजू भैया, अरे कहवाला हो, तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे गीता, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूं। राजू घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी, नमस्कार। अरे भैया नमस्कार नमस्कार। राजू भैया, हम कह रहे थे कि पैसावा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं है। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1 आध महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए राजू भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पे 25% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में सूरज की आंख खुली। उसने मां से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 1.5 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार से पैसे लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी देने बाकी हैं। वो वही मांगने आया है। सूरज घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, प्रणाम जमींदार जी। अरे खुश रहा बछुआ, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहिए हमरा पैसा लौटा दे जल्दी से। सूरज अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे का बताओ? हाँ कहिए, कितने हुए? ए जी सुनो, हमको जरा डायरिया दो, जरा चेक ना करना पड़ेगा। जमींदार डायरी में देखता है और कहता है, देखा बबुआ, आपके 4,000 रुपए पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होत है, सिर्फ 4,576 रुपए। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। रामू अपना अकाउंट नंबर बताता है। सूरज ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहां से चला जाता है। लेकिन यहां राजू को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज के पास पैसे कहां से आए। तो उसने सूरज से पूछा, हे सूरज बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इतने में गीता कहती है, अरे क्या हुआ जी? मम्मी पापा देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है। बस वहीं से कुछ पैसे बचाकर रखे थे तो वही दे दिए, समझे पिताजी? अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या इंटरनेट से?
कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा, मोहन अंकल मुझे और भोला, हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के गीता और राजू दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब सूरज मोहन जी से मिला तो उसने बहुत ही नर्म आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे सूरज बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद सूरज को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब भोला का लेटे लाख रुपए अब 9 लाख रुपया और सूरज का लेटे लाख 7.5 लाख बन चुके थे। एक दिन रात में सूरज ऐसे ही न्यूज पढ़ रहा था। तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वो सोचने लगता है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वो बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 15,000 रुपए है। चलो, जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो, अभी सो जाता हूं। अगले दिन सुबह में सुनो माँ, मैं भोला के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वही टेबल पर मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूँ। और हाँ, संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो भोला और मोहन जी से उस समाचार के बारे में बात करता है और फिर मोहन जी कहते है बेटा सूरज, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोचने के बाद डिसीजन लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करना। उसी दिन शाम को ये न्यूज का असर मार्केट पर दिखने लगता है। सभी लोग पैनिक में अपने बिटकॉइन बेचने लगते हैं। रात में करीब 10 बजे के आसपास उसकी कीमत 68% से गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 640 रुपए थी। सूरज ने पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसलिए उसने रात में 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर सो जाता है। अगले दिन वो अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वहां वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन 2-3 महीने बीत चुके हैं। जरा बिटकॉइन देख लूं कैसा चल रहा है। वो देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम पिछले 1 महीने में जहाज जैसा ऊपर उठा है। उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 5 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या हुआ है। जैसे ही वह मोहन जी से मिलता है, वह और मोहन समझ जाते हैं। सूरज, मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकता हूं कि बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 180 का रफ्तार पकड़ लिया है। मैंने जैसे ही देखा यहाँ चले आया। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी बुक नहीं किए हो? सूरज अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। मोहन जी और भोला दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह सूरज बेटे, 1,40,00,000 का प्रॉफिट! इतना तो मेरा और भोला का मिला के भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है तूने? अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी के 10 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे।
अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। इतने में भोला की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? वो सभी सूरज के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेके उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर गीता उन सबको आते हुए देखती है। वो सब ने उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो जगदीश जी? अरे सुनती हो गीता, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज और भोला ने मिलके गांव में सोलर पैनल लगवाए और बोरिंग करके उसमें पावर मशीन लगवाते हैं, जिसकी वजह से अब गांव के किसानों की पानी की चिंता खत्म हुई। अब वो गांव के हर आदमी को बताते हैं कि पैसे सिर्फ खेती में काम करने से नहीं, दिमाग से भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं।